Hello dreamers, welcome back to my channel Enthusiastic सौम्या। सो एज़ यू ऑल नो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने आउट कर दिए हैं। तो इसका फॉर्म भी आप लोग को फिल करना है और एग्ज़ाम डेट भी आपकी डिसाइड हो चुकी है। तो फॉर्म भरने से पहले ब्रोचर देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर आप काफ़ी तरह से अपने 5 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो, और अगर आपने नेशनल कैडेट कोर में कभी पार्ट किया है, और काफ़ी सारे मतलब ये जो एनएसएस एनसीसी जो हम बोलते हैं, ये सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से अगर इसमें आपने पार्टिसिपेट किया है कभी भी किसी भी तरह से, तो आप यहाँ पे फॉर्म में अपने ये सर्टिफिकेट्स लगा करके आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो भी आपके मार्क्स रहेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन, उनमें ये आपके मार्क्स ऐड ऑन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। मैं यहाँ पे मेनली उन मार्क्स की ही बात करने वाली हूँ, बट अदर देन दैट हम एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे और आपका पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने ब्रोचर खोला है, आपको फ़ीस वगैरह सब डिटेल्स पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगी, वो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं देख रही हूँ, हम सीधे एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। तो बीएड एक 2 साल का कोर्स है, ये तो आपको पता ही है। तो जो आप इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो आपका जो पूरा बैच चलेगा वो 2023 टू 2025 तक जाएगा बैच आपका। तो इसी में आपकी टीचिंग एंड एवरीथिंग सब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पात्रता पे आते हैं। पात्रता का सीधा सीधा नियम होता है कि अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं नॉन इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या रहेगा, आपका जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है तो उसमें जस्ट आपको पास होना इंपॉर्टेंट होता है। उसमें किसी भी तरह का कोई मैंडेटरी परसेंटेज नहीं होता है कि इतना ही परसेंट आपको चाहिए। और अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। बस इतना ही आप लोग क्राइटेरिया है। बाकी जो इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग इस सेक्टर में कुछ कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए साइंस और मैथ्स की मेन स्पेशलाइजेशन होता है उनका। और इसमें उनको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। 0.1% भी अगर आपका कम होता है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, तो यही था आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे ज़्यादा कुछ एलिजिबिलिटी में आपको देखने की नीड नहीं है। बाकी अगर कोई स्पेसिफिकेशन है आपको डाउट है कहीं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट। बट मेनली क्राइटेरियाज़ में यही होता है फॉर इंजीनियर्स एंड फॉर नॉन इंजीनियर्स। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आ जाता है प्रवेश परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न पत्र। तो सबसे पहले तो जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 आवर्स का रहेगा, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है आपका B1 एंड B2। B1 में आपकी लैंग्वेज टेस्ट, आपका जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों चीज़ें आ जाती हैं, और तीनों ही आपके 50-50 मार्क्स कैरी करती हैं, विच मीन 150 मार्क्स आपका B1 कैरी कर रहा है, जो कि आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम है। और वहीं आपका B2 ऑप्शनल पेपर है, जो कि ऑल्सो 50 मार्क्स कैरी कर रहा है, और इसमें भी 50 क्वेश्चन ही होने वाले हैं, और ये पेपर आपका रहेगा 1 घंटे का। तो ऑप्शनल पेपर में क्या है, वो आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। अगर आपके पास आर्ट्स थी तो आर्ट्स का यहाँ पे ऑप्शनल पेपर आप चूज़ कर लीजिए, कॉमर्स थी तो कॉमर्स, साइंस थी तो साइंस, वट एवर यू हैव इन योर ग्रेजुएशन, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शनल पेपर आपको पता चल जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को आपको चूज़ करना होगा, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। वहाँ पे आपको OMR शीट में फिल कराया भी जाता है, तो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग वट एवर यू वॉन्ट टू चूज़। अब आते हैं कि पास होने के लिए आपको एक्चुअली मार्क्स कितने चाहिए। तो जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे रहेंगे उनको 80 मार्क्स लाने इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज़ 40%। परसेंटेज में देखें तो 40, और एक्चुअल मार्क्स देखें तो 200 में से 80 मार्क्स उनको लेकर आने होते हैं। वहीं अगर रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 27% मार्क्स लेकर आने होते हैं, जो कि आपके बनते हैं 54 मार्क्स। ओके, तो आई होप आई एम क्लियर विद दैट। और जो आपका B1 एंड B2 पेपर है, आपको दोनों ही देने कंपलसरी होते हैं। अगर आपने दोनों में से एक भी पेपर नहीं दिया तो आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, इट इज़ क्लियर। तो ये तो सब चीज़ें रही। बाकी यहाँ पे आरक्षण की बात आ जाती है, तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसमें OBC का 14%, SC का 19, ST का 4, EWS का 10% यहाँ पर आपका वर्टिकल रिजर्वेशन रहता है। वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो हैंडीकैप्ड के लिए 5% रहेगा, विमेन के लिए 30%, एक्स सर्विस मैन के लिए 5%, एंड डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% यहाँ पे रहने वाला है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इनका जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं
उसके लिए आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो आप किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ये सारे जो आपके लिए बेनिफिट्स निकाले गए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पे अब नीचे चलते हैं थोड़ा। या ये लाइन देखने वाली है यहाँ पे, दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं 40% का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर पर्टिकुलर दिव्यांग व्यक्ति की बीमारी 40% तक है तो ही उसको मतलब ये दिव्यांगजन की जो होती है फ़ायदे दिए जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं दिए जाते हैं। बट यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए बस आपके पास शायद एक सर्टिफिकेट होना इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है कि कितना परसेंट आपका बीमारी है, कितना परसेंट नहीं है। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका फ़ायदा इन द सेंस कि आप उसके बिहाफ़ पे मार्क्स ले सकते हैं। और यहाँ पे साफ सी बात कही गई है कि चर्म रोग से ग्रसित, हकलाने वाले और मूक बधिर जो भी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं करें, क्योंकि उनके प्रवेश पर ये कोई भी विचार नहीं करेंगे। आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, जो भी इन लोग की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा। आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। कक्षाओं का संचालन तो आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो बाद में देखिएगा। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया है डोमिसाइल का। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड स्टेट का, दैट यू आर पर्टिकुलर, आप यहीं के निवासी हैं बेसिकली, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अनरिजर्व्ड के ही तौर पर आपको वहाँ पे माना जाएगा, चाहे आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग क्यों नहीं करते हो। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, आपके पास डोमिसाइल होना कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप यहाँ पे मिलने वाले किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास डोमिसाइल होना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को अधिमान केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा। तो यहाँ समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे 3 टाइप की प्रतियोगिता दे रखी हैं। एक तो इंडिविजुअल आइटम में, एक टीम आइटम में, और किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट या खेलकूद प्रतियोगिता में। तो तीनों में ही अगर आपने विनर रहे हैं तो भी आपको तीनों के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको एक के ही बिहाफ पे मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपने इंडिविजुअल में दूसरा स्थान पाया था और टीम आइटम में आप सर्व विजेता रहे थे, तो आप सर्व विजेता का सर्टिफिकेट लगाइए ना वहाँ पे, क्योंकि सर्व विजेता के बेसिस पे आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं और इंडिविजुअल में द्वितीय स्थान अगर आपका है तो आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये आपको उस वक्त थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट अपना रखना है, अगर आपके पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। बस ध्यान रखिएगा कि तीनों का फ़ायदा नहीं मिलेगा, एक का ही मिलेगा। फिर यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय सेवा योजना अथवा स्काउट एवं गाइड वालों की बात आ जाती है। नेशनल कैडेट कोर में आपका सी प्रमाण पत्र है तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं अगर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आपने 240 घंटे की सेवा और 2 या 2 से अधिक शिविर में भाग लिया है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक शिविर में लिया है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और खाली 240 घंटे की सेवा ही दी है तो सिर्फ आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बट एटलीस्ट मिलेंगे। तो एक ध्यान करके अगर आपने कभी भी किसी भी चीज़ में इनमें पार्टिसिपेट किया है तो अपना सर्टिफिकेट निकालिए और उसको इस पेपर में यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट समहाउ ऐसे ही टाइम पर काम आते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे द्वारा संचालित शिविर प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक द्वारा निर्गत एवं 240 घंटे के कार्य का प्रमाण पत्र प्राचार्य परिसर समन्वयक के द्वारा निर्गत मान्य होंगे। मतलब कि वही बात है कि आपके कॉलेज से ही आपको अलॉट होगा। विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिनों का होना चाहिए। 10 दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ देय नहीं होगा। अगर उसमें डेट मेंशन नहीं है आपके सर्टिफिकेट में तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर हम बात करें NSS B या तथा C प्रमाण पत्रों का कोई अधिमान देय नहीं होगा। बेसिकली NSS के BC प्रमाण पत्रों का अधिमान देय नहीं होगा, NCC का होगा, विच इज़ नेशनल कैडेट कोर। तो ये ध्यान रखिएगा, NSS का फ़ायदा नहीं है, NCC का फ़ायदा है यहाँ पर आपको। ओके, बाकी यहाँ पे स्काउट एवं गाइड में अगर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो 15, राज्यपाल पुरस्कार मिला है तो 10, गुरुपद एवं ध्रुव पद प्राप्त है आपको तो यहाँ पे आपको 5% मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, नॉट 5%। ओके, अब यहाँ आते हैं, उपयुक्त वर्णित मद में से केवल एक कला
प्रवेशार्थी को देय होगा। अगेन जो स्पोर्ट्स वाली लाइन में बात थी वो यहाँ पर भी आपके लिए मान्य है। आपको या तो नेशनल कैडेट कोर के ही सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा मिलेगा, या राष्ट्रीय सेवा योजना का ही फ़ायदा मिलेगा, या फिर स्काउट एवं गाइड का ही फ़ायदा मिलेगा। तीनों का फ़ायदा नहीं उठा सकते आप, तीनों में से कोई एक ही आपके लिए मान्य होगा। तो दिमाग लगाइएगा सर्टिफिकेट लगाते हुए कि किसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अब यहाँ सेवारत या विसैनिकरत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो, या ऐसे कर्मचारी का संबंधी हो, या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता, मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र पुत्री पत्नी के रूप में संबंधित हो। बेसिकली अगर किसी भी एक आर्मी ऑफिसर या एक्स आर्मी ऑफिसर, ऐसे आर्मी ऑफिसर जो अब नहीं हैं इस दुनिया में, या फिर वो लापता हैं, या फिर किसी भी तरह से वो उनकी बॉडी में किसी तरह की कोई ऐसी इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो अब एक्स सर्विसमैन के तौर पर जाने जाती हैं, और आप उनके डॉटर हैं या उनके सन हैं या आप उनकी वाइफ हैं, तो आपको 15 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। वहीं अगर हम पुलिस या पीएससी या बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, सीआरपी या होमगार्ड का प्रमाण पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रमाण पत्र में सेवारत हो या ऐसे कर्मचारी का पुत्र पुत्री के रूप में संबंधित हो, कार्यरत सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो। तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट गा है वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स को लेकर बात की गई थी, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर बात की गई है घ वाले सेक्शन में। तो दोनों में ही आप देख सकते हैं 15 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई आपके पास आपकी फैमिली में है जो इस वक्त मतलब आपके पुलिसमैन हैं या आर्मी ऑफिसर हैं या फिर एक्स आर्मी ऑफिसर, एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 15 मार्क्स अलॉट हो सकते हैं अगर आपके पास उनका सर्टिफिकेट है तो। फिर यहाँ पे दिया गया है ऐसी महिला जो अब विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो, मतलब कि या तो छोड़ दिया गया है उनको उनके हस्बैंड्स के द्वारा, या फिर उन्होंने तलाक दे दिया है, या फिर वो विडो हैं, तो यहाँ पे उनको 15 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे सर्टिफिकेट के थ्रू। विधवा प्रवेशार्थी को पब्लिक नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र तथा तलाक एवं परित्यक्ता महिला को संबंधित कोर्ट का मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये सभी के लिए मैंडेटरी होता है कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स लगे हैं आपके फॉर्म फिलिंग के दौरान, वो आपको काउंसलिंग में दिखाने होते हैं। और काउंसलिंग के बाद जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, उस कॉलेज में भी आपको वो सारे सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। तो वहाँ तो एक सॉफ्ट कॉपी लगती है, सॉफ्ट कॉपी विच मीन्स कि स्कैन होकर लगती हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक हार्ड कॉपी लेकर जानी होती है और सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, साथ ही साथ फ़ोटो स्टेट भी लेकर जानी होती है। जो फ़ोटो स्टेट आप कॉलेजेस को दे देते हैं, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनसे कॉलेज आपके मिलाते हैं आपकी फ़ोटो स्टेट्स को, कि किसी तरह का कोई फेक इसमें तो चीज़ नहीं है ना। इस वजह से आपको दोनों ही तरह के डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने होते हैं। तो यही था, जितना भी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते थे उसके लिए क्राइटेरिया। आई डोंट थिंक सो मैंने कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस किया है, बट अगर मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वहीं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बीएड हेतु अधिकतम अभिभार अंक 25 दिए हैं। कि मान लीजिए 80 मार्क्स दिए हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर 80 में से आपके 50 मार्क्स आए हैं, तो भी आपको अधिभार अंकों के अकॉर्डिंग कितने मिल पाएंगे, 25 एक्स्ट्रा मिल पाएंगे, तो भी आप पास नहीं माने जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स ही होने चाहिए पहले, और साथ ही साथ जो आपके मार्क्स एटलीस्ट 65 तो होने चाहिए, तभी अधिभार अंकों के द्वारा भी आप पास हो पाएंगे। वैसे तो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि अगर आपने 12th तक अपनी पढ़ाई अच्छे से की है तो फेल तो नहीं होंगे आप इसमें। बस टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक नया काइंड ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसको आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली बच्चों को पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। बाकी तो मैंने सब पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर कोई पॉइंट मिस करा हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप मेरे को इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टा आईडी नीचे टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और मेरे टेलीग्राम पे आपको ये पूरा ब्रोचर मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे जो मेरी पहली वीडियो है उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। विद दैट बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आइए। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सेंटर्स कौन कौन से हैं आपके, वो यहाँ पर बता रखा है। हल्द्वानी, किच्छा, रुद्रपुर, काशीपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, खटीमा, रामनगर, पिथौरागढ़। तो ये आपके सेंटर्स रहेंगे यहाँ पर। बाकी जो आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो इनकी वेबसाइट पे ही होगा, www.kunainital.ac.in। ओके, सो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस वक्त दिखाने रहेंगे, और ये ही डॉक्यूमेंट्स की आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है लगती भी है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। विद दैट बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
बस यही आप लोगों से कहना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो। ओके, सो या